Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about cesarean delivery indications in detail. In that, definition, incidence of cesarean section, diagnosis, factors for raising cesarean section rate, and indications. We will see in detail. So ऑब्स्टेटिक्स में इससे पहले जो सारे टॉपिक्स है लाइक प्री टर्म लेबर, पोस्ट टर्म लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. यू कैन रेफर फ्रॉम देयर. सो हियर cesarean section definition. It is an operative procedure whereby the fetuses after the end of 28th week are delivered through an incision on the abdominal wall and uterine walls. तो यहाँ पे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं होती है. थ्रू एब्डोमेन, एब्डोमेन को कट करके, यूटेराइन वॉल्स को कट करके फिर बेबी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड ये जो प्रोसीजर है वो आफ्टर 28 वीक होती है. द फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ पेशेंट इज प्रेफर टू एज प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन. सो फर्स्ट टाइम जिनको सिजेरियन हुआ हो, चाहे वो पेशेंट प्राइमी हो या सेकेंड टाइम उसकी डिलीवरी हो रही हो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम उसका सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो उसे प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन कहेंगे. When the operation is performed in subsequent pregnancies, it is called a repeated cesarean section. उसके बाद जिनको हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, उसके बाद अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी में या थर्ड प्रेगनेंसी में फिर से सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हो तो उसे रिपीट सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है. सो इस तरीके से दो टाइप के सिजेरियन सेक्शन हुए, प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन एंड रिपीट सिजेरियन सेक्शन. इंसिडेंस रेट की अगर हम बात करें तो स्टेडीली धीरे धीरे करके आजकल सिजेरियन सेक्शन के रेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं. वी विल ऑल्सो डिस्कस कि क्यों सिजेरियन डिलीवरी या ऑपरेशनल डिलीवरी के रेट ज्यादा हो रहे हैं. एंड ड्यूरिंग लास्ट डिकेड्स देयर हैज बीन 2 to 3 फोल्ड राइज इन इंसिडेंट्स, यानी कंपेयर टू 10 साल या 15 साल पहले से के टाइम के साथ अगर आज के टाइम को कंपेयर करें तो 2 या 3 गुना ज्यादा सिजेरियन सेक्शन का रेट जो है वो बढ़ गया है. दैट इज अराउंड 10%. सो दीज आर दी फैक्टर्स कि जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिंग इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी सिजेरियन डिलीवरी, यानी कि फर्स्ट जो सिजेरियन होता है उसके बाद नेक्स्ट अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी रहती है तो ऑफकोर्स उसमें सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, तब उसका ये कंफर्म हो जाएगा. सो प्राइमरी सिजेरियन का रेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स रिपीटेड या सब्सिक्वेंट सिजेरियन का भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क फीटसेस बिफोर टर्म. आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है, जिससे बेबी में कोई भी रिस्क फैक्टर्स है या मदर में कोई रिस्क फैक्टर है तो उसका पहले से ही पता चल जाता है और कोई नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेता है. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे कि बहुत ही लेट एज में अगर किसी पेशेंट ने कंसीव किया हो या पेशेंट को डायबिटीज है प्रेगनेंसी के साथ साथ, हाइपरटेंशन है, तो ये सारी प्रेगनेंसीज जो है वो हाई रिस्क में मानी जाती है. और ऐसे केसेस में पेरीनेटल आउटकम को ध्यान में रखते हुए सिजेरियन सेक्शन जो है वो प्रेफर किया जाता है. देन वाइडर यूज ऑफ रिपीट सीएस. अगर प्रीवियस सीएस है तो उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है. जैसे अगर एक बार किसी के यूट्रस पे कट हो गया, वहां पे सूचर्स कर दिए, तो क्या है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो नॉर्मल लेबर में जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यूटेरस जो है वो रप्चर हो सकता है. तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए रिपीट सीएस की मात्रा बढ़ रही है. देन राइजिंग रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एंड फेल्यूर ऑफ इंडक्शन. सो आजकल कुछ केसेस में क्या होता है कि डेट ऑफ डिलीवरी आ जाती है लेकिन पेन स्टार्ट नहीं होता है, या तो कुछ लोगों को स्पेसिफिक डेज पे डिलीवरी करानी होती है, या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती. तो ऐसी चीजों के, ऐसे कंडीशंस के टाइम पे इंडक्शन किया जाता है लेबर में, बाहर से ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है. तो उसके फेल्यूर रेट भी ज्यादा है क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो कि बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होने वाला है, ट्रिगर होने वाला है, और बाहर से कितना ऑक्सीटोसिन देना है, या स्पेसिफिक पर्सन में वो ऑक्सीटोसिन कितनी सेंसिटिविटी से वर्क करेगा या रेजिस्ट हो जाएंगे पर्टिकुलर रिसेप्टर.
तो क्या है कि फेल्यूर ऑफ इंडक्शन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो जनरेट नहीं हो पाते हैं और फाइनली सिजेरियन सेक्शन जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। डिक्लाइन इन ऑपरेटिव वजाइनल, यानी कि पहले के टाइम पे, आज से 15-20 साल पहले फोर्सेप्स डिलीवरी की जाती थी, वैक्यूम डिलीवरी की जाती थी। मैन्युपुलेटिव वजाइनल डिलीवरी, दैट इज रोटेशनल फोर्सेप्स, यानी कि जो ऑक्सीपुट है वो टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस नहीं है, तो फोर्सेप्स अप्लाई करके, फोर्सेप्स को रोटेट करके फिर उसे ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में लाया जाता था। बट ये सारी जो कंडीशंस है, जैसे कि और है वजाइनल डिलीवरी, इससे पेरीनेटल आउटकम यानी कि बेबी में एडवर्स आउटकम ज्यादा आते थे। तो अभी वो सभी रिस्क को ओवरकम करने के लिए सिजेरियन सेक्शन जो है वो बहुत सेफ है, इसलिए सिजेरियन सेक्शन की मात्रा बढ़ रही है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ वुमन एज्ड मोर देन 30 years and associated medical complication, and most in these the most cases are nulliparous. सो व्हाट हैपन्स यूजुअली, अगर वुमेन की एज 30 ईयर से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो हाई रिस्क यानी कि प्रीशियस प्रेगनेंसी में फॉल करेगी। देन एसोसिएटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी है, तो अगेन कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी में 12 आवर वेट करके 12 आवर के दौरान अगर फीटल डिस्ट्रेस हो जाए या फीटल को कोई जियोपार्डी हो जाए, सो इट्स बेटर कि सिजेरियन सेक्शन बेस्ट चॉइस है। सो दीज आर द फैक्टर्स। फर्दर उसमें अगर हम ऐड करें तो अडॉप्टेशन और अडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म। सो नाइदर द ऑब्स्टेट्रिशियन नॉर द पेशेंट्स आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी रिस्क ऑफ एबनॉर्मल लेबर। सो क्या होता है, स्मॉल फैमिली नॉर्म होता है। पहले के टाइम पे देखिए आप, एक ही घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मिनिमम, maximum तो we don't have a proper number, but nowadays 1 child or 2 childs are enough. So small family norm की वजह से क्या हो जाता है कि नेक्स्ट प्लानिंग जो है, अगर इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में अगर पेरीनेटल लॉस होता है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, मतलब कि आगे चल के उस बच्चे को अगर कॉम्प्लिकेटेड लेबर हुआ है और आगे चल के उस बच्चे में कोई परमानेंट डैमेज होता है, so that families cannot afford, and as well as even obstetrician don't want to take any risk. So this is the reason that cesarean section is a safe one, and here the norm can be fulfilled. So next is wider use of electronic fetal monitoring and increased diagnosis of fetal distress. So fetal distress को diagnose करने के लिए एक क्राइटेरिया है, जैसे कि 30 मिनट में नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट है, यानी कि अगर वो लेस देन 120 है या तो लेस देन या तो मोर देन 160 बीट्स पर मिनट है फीटल हार्ट रेट, और वो हाफ एन आवर से उतने फ्लक्चुएशंस, उतने वेरिएशन पे ही है, दे आर नॉट कमिंग इन बिटवीन 120 टू 160, तो ऐसे टाइम पे तुरंत आप फीटल डिस्ट्रेस डायग्नोस करते हो और फिर उसे सीएस के लिए पोस्ट करते हो। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग है वो मेजर रोल प्ले करता है, और उसकी वजह से भी सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़े हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, टाइमली डायग्नोज नहीं करोगे, तो फीटस में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ लिटिगेशन इन ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस। सो ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस इज अ वेरी रिस्की वन, क्योंकि यहाँ पे आपको दो प्रेशियस लाइफ के साथ आपको ट्रीटमेंट देनी होती है, लाइक बेबी एंड मदर, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। मदर भी यंग होती है एंड एवरी फैमिली मेंबर्स आर वेटिंग फॉर अ न्यू मेंबर। सो क्या होता है, अगर उसमें कुछ एडवर्स आउटकम आता है बिकॉज ऑफ डिसीजन बाय ऑब्स्टेट्रिशियन कि आपने नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए फोर्स किया, अगर आपने सीएस किया होता तो शायद ऐसा न होता। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, वो ऑब्स्टेट्रिशियन के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं। सो दैट इट्स बेटर कि बेबी भी सेफ रहे, मदर भी सेफ रहे, एंड ऑब्स्टेटिक्स प्रैक्टिस में भी उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो इस रीजन से भी एलएससीएस जो है, सिजेरियन सेक्शन जो है, वो बहुत ही सेफ मेथड है। देन लास्ट है सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो nowadays increasing a lot. When we look into the society, there are preference of specific date, specific time and specific days. So that's why क्या होता है कि अगर उनके कोई, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल आ रहा है और उस दिन के सारे जो नक्षत्र है, ग्रह है, बहुत ही अच्छे हैं, तो ऐसा आग्रह हो सकता है फैमिलीज का और मदर का कि उनका बेबी जो है वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी डिलीवरी हो।
तो ये सारे भी रीजंस है। और दूसरा है कि जो पेन थ्रेशोल्ड है जनरेशन बाय जनरेशन वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। सो नोबडी वांट्स टू फेस 12 आवर ऑफ डिलीवरी पेन। सो इसलिए मदर्स जो है वो पहले से ही सीजेरियन सेक्शन को प्रेफर करती है। नेक्स्ट आर इंडिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट इंडिकेशन। सो एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है कि जिसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, जिसे हम एब्सोल्यूट इंडिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया मीन सर्विक्स के ठीक ऊपर पूरी प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांट हुई होती हो। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी कि बहुत ही सीवियरली पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है फ्रॉम इनलेट से ही, वो पेल्विक का जो इनलेट है वहीं से वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। या बेबी का हेड अगर बहुत बड़ा है तो वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। पेल्विक मास कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पेल्विक जो पेल्विक रीजन है उसके जो ऑर्गन्स है उसमें अगर कोई मास है, जैसे कि सर्वाइकल मास और ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड, तो उसने ऑलरेडी वहां पे स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, तो वहां से प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो पास ऑन नहीं हो पाता। देन एडवांस्ड कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। सो सीए सर्विक्स में क्या होता है एडवांस स्टेज में, जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा वैसे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो उसकी वजह से भी पेशेंट को ब्लड लॉस होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा और पेशेंट एंड बेबी दोनों की लाइफ जो है वो रिस्क में आ जाएगी। Then vaginal obstruction like atresia or stenosis. There are many reason for vaginal atresia or stenosis. For example, congenital reason. So ऐसे टाइम पे क्या होता है कि सर्विक्स तो डायलेट हो जाता है लेकिन वेजाइनल डायलिटेशन नहीं हो पाता और बेबी जो है वो स्टक हो जाता है। एंड लेट स्टेज में फिर आपको सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ सकता है। सो इट्स बेटर आप पहले से ही प्लान कर दें। Next are common indication of cesarean section. Like for example in primary gravida, first अगर किसी को प्रेगनेंसी हो तो उसमें रीजंस है फेल्ड इंडक्शन, यानी कि आपने ऑक्सीटोसिन दिया इंड्यूस करने के लिए लेकिन पेन स्टार्ट नहीं हुए, डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई, लेबर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई। देन फीटल डिस्ट्रेस, दैट इज नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, यानी कि बेबी के हार्ट रेट लेस देन 120 है या मोर देन 160 है फॉर अराउंड 30 मिनट। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, जिसमें मदर का पेल्विस कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है या बेबी का हेड जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। देन डिस्टोशिया, दैट इज नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर, किसी अननोन रीजन या विथ रीजन जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन है या सर्वाइकल डायलिटेशन है वो किसी पॉइंट पे रुक जाता है तो उसे लेबर डिस्टोशिया कहा जाता है। देन माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे पोजिशन जो है वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट और लेफ्ट और ऑक्सीपिटो एंटीरियर होनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है। माल प्रेजेंटेशन यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ऐसे केसेस में सिजेरियन सेक्शन जो है वो सेफ होता है। अगर मल्टी ग्रेविडा सेकेंड थर्ड डिलीवरी है तो ऐसे केसेस में जिनको पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई होती हो या एंटीपार्टम हेमोरेज के केसेस, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होना, देन प्लेसेंटल अब्रप्शन यानी कि टाइम से पहले प्लेसेंटा जो है वो अपने अटैचमेंट्स में से अलग हो जाना। देन माल प्रेजेंटेशन लाइक ब्रीच ट्रांस और ट्रांसवर्स लाई। सो these are the common indication and next is relative indications. Relative indications क्या है कि vaginal delivery में भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर आप वजाइनल डिलीवरी करोगे तो मदर और बेबी को जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में कौन कौन सी कंडीशन आती है, दैट इज सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसके बहुत 3 प्रकार होते हैं, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है देन यू कैन टेक रिस्क, लेकिन मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। देन व्हेन प्राइमरी सीएस वाज ड्यू टू रिकरेंट इंडक्शन इंडिकेशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर फर्स्ट सीएस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की वजह से परफॉर्म किया गया हो तो ऐसे केसेस में भी सीएस है। देन प्रीवियस टू सीएस, अगर इस पहले के 2 केसेस में 2 बार सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन यानी कि यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन में हम अगले वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ इंसिजन के बारे में। तो अभी जो है वो मॉडिफाइड फाइनेंशियल इंसिजन परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इससे पहले
सेंटर ऑफ यूट्रस में लॉन्जिट्यूडिनल क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन इंसिजन परफॉर्म किया जाता था। तो ऐसे केसेस में सेकेंड टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, आप नॉर्मल लेबर का रिस्क नहीं ले सकते। देन नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, सेम रीजन है, दैट इज फीटल डिस्ट्रेस। डिस्टोशिया मे बी ड्यू टू 3 P's. Main 3 P are important for normal labor. That is, first one is passenger. Passenger means fetus. अगर fetus large है, big baby है. Second P है passage. Passage जहां से बेबी को pass on होना है. That is lower uterine segment, vagina, cervix and pelvis. तो उसमें specifically small pelvis. Small pelvis यानी कि constricted pelvis. Then third P है power. That is uterine contractions and retraction. अगर वो inefficient है तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, या हो पाती है लेकिन विथ लॉट्स ऑफ रिस्क। नेक्स्ट इज एंटीपार्टम हेमोरेज, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। माल प्रेजेंटेशन लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें बेबी के बटक्स जो है वो पेल्विस में एंगेज हो रहे होते हैं। शोल्डर प्रेजेंटेशन, जब ट्रांसवर्स लाई हो तो बेबी के शोल्डर जो है वो पेल्विस की ओर डायरेक्टेड होते हैं। और ब्रो प्रेजेंटेशन, यानी कि सेफेलिक ही होता है लेकिन उसमें बेबी का हेड जो है वो और एक्सटेंडेड हो गया होता है, जिसकी वजह से आईब्रोज जो है वो थ्रू थ्रू पेल्विस एंटर हो रही होती है। देन फेल्ड सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर और फेल्ड टू प्रोग्रेस इन लेबर। अगर आप इंडक्शन ट्राई कर रहे हो सर्जिकल और लाइक मेडिसिन और थ्रू ड्रग्स, अगर वो फेल हो गया हो तो ऐसे केसेस में देन बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, दैट इज रिकरेंट फीटल लॉस, यानी कि बहुत सारे अबॉर्शन हुए हो, स्टिल बॉर्न हुआ हो, या लाइव बेबी की डेथ हुई हो, तो ऐसे केसेस में इट्स बेटर, यू शुड नॉट टेक रिस्क। देन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स टू मदर like severe pre-eclampsia. So pre-eclampsia is a condition where three pathologies are there, that is proteinuria, hypertension and edema, especially pedal edema or whole body edema. Then eclampsia is the uncontrollable fits when again with even with anti-seizure therapy. तो जिस पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री एक्लाम्शिया होता है उनको ड्यूरिंग लेबर एक्लाम्टिक अटैक जो है वो आ सकता है। Then there are other medical gynecological disorders like diabetes, अगर वो बहुत ही uncontrolled है, heart disease, especially coarctation of the aorta and Marfan's syndrome, mechanical obstruction like due to benign or malignant pelvic tumor, and like example carcinoma of cervix, or following repair of vesicovaginal fistula. So these are the conditions, these are the relative indications where we should advise patients cesarean section. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.